अहम हिस्सा मानते हैं। और यही वजह है कि इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से जेके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुश्तरका कोशिशों से एक अनोखी पहल की गई है। पहल यह है कि इसके तहत डिजिटल ट्री आधार स्कीम शुरू की जाएगी, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो अब यह समझिए कि पेड़ों के पास भी आधार कार्ड होंगे और इससे इसकी पहचान होगी। इस मुहिम के तहत पेड़ों को डेटा बेस पे तैयार किया जाएगा, उसकी डेटा तैयार होगी और इसके लिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम समेत दीगर जदीद तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जेके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सैयद तारिक के मुताबिक GIS बेस्ड QR के जरिए सभी दरख्तों की शिनाख्त की जाती है, पहचान की जाती है। पिछले 4 साल में अब तक चिनार के 28,560 दरख्तों को जियो टैग किया जा चुका है। डॉक्टर तारिक के मुताबिक जियो टैगिंग मुरवजा प्रोटोकॉल पर अमल कराती है और इसके तहत पेड़ों की 25 अलग अलग खुसूसियात को रिकॉर्ड भी करना शामिल है। ये खूबियां चिनार ट्री रिकॉर्ड फॉर्म 25 में दर्ज होती है। इससे ये होगा, एक हमारे पास क्रेडिबल डाटा हो क्या है कि हमारे पास कितने चिनार्स हैं और चिनार्स का वॉल्यूम क्या है, उनका बायोमास कितना है, कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुआ है, सिक्वेस्ट्रेशन कितनी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन हमारा सिक्वेस्टर होता है इन चिनार्स में, तो वो सारी चीज़ें इससे निकल के आएंगी। हमने अभी तक 28,560 चिनार सर्वे किए हैं, जिसमें से हम फर्स्ट लॉट का 10,000 का हम चिनार कर रहे हैं, जिनको हम मेटल जियो टैगिंग लगा रहे हैं, मेटल प्लेट से जियो टैग कर रहे हैं। पेड़ पौधों को बचाना, दरख्तों की हिफाजत करने के दावे करना अलग है, लेकिन इसके लिए बाकायदा इनिशिएटिव लेना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सैयद तारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर तारिक, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि ये है क्या पहली मर्तबा अनोखा और बिल्कुल अनूठा? जी सर, ये एक्चुअली सर हमारे पास जो चिनार है, एज यू आर अवेयर की चिनार हमारा कश्मीर की एक पहचान है और कश्मीर में ये चिनार कई सालों से, कई सदियों से हमारे पास है। बट एक हमारे पास कोई डाटा नहीं था, कोई चिनार का हमारे पास कोई क्रेडिबल डाटा नहीं था कि कितने चिनार हैं हमारे पास। इस चीज को लेके हमने पहले भी एक हमारे LG साहब की तरफ से एक आया था कि हमारे जो 4 चिनार हैं यहाँ पे, उसमें 2 चिनार बर्न हो गए थे और 2 चिनार रह गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोशिशों की वजह से और अदर डिपार्टमेंट्स की कोशिशों की वजह से हमने वो 2 चिनार वहाँ पे ट्रांसप्लांट किए दोबारा, और अब वो 4 चिनारों पे बराबर मुश्तमिल है। इसी चीज को लेके हमें ये आइडिया है कि हम व्हाई नॉट टू हैव अ कंप्लीट सेंसस ऑफ चिनार्स इन कश्मीर, और जो चिनार हमारे पास हैं इनका स्टेटस क्या है, कैसे है ये चिनार, और इस चीज को हमने डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने के लिए ये किया कि हमने सारे चिनार्स का एक डिजिटल आधार क्रिएट किया और हर चिनार को विजिट करके हमने उसके सारे कैरेक्टर्स, जितने भी उसकी खूबियां हैं वो हमने उसमें डाल दी हैं, और वो जो एक चिनार ट्री रिकॉर्ड फॉर्म हम उनको करते हैं, उसका एक फॉर्म बना के फिर उसको डिजिटाइज करके उसको QR कोड में कन्वर्ट करके हमने एक प्लेट पे, UV प्रिंटिंग करा के उस पे एक हर ट्री की अब एक अलग पहचान है। अब हर ट्री चिनार है, बट हर एक चिनार अलग है, हर चिनार का एक अपना बिल्कुल हर चिनार की अपनी एक पहचान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि चिनार के दरख्त जम्मू कश्मीर की पहचान है, जम्मू कश्मीर की खुसूसियत है और जम्मू कश्मीर इस पे गर्व करता है, गौरव महसूस करता है। और यही वजह है कि डॉक्टर सैयद तारिक जैसे शख्सियत जिन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, एक कदम बढ़ाया और इस तरह की अक़दाम के जरिए दरख्तों को न सिर्फ बचाने की कोशिश की है बल्कि इसे बेहतर अंदाज में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आम लोगों को भी दरियाफ्त हो पाएगी। डॉक्टर तारिक, जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूं, क्या इसके जरिए आम लोगों को भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर लेनी हो तो क्या इसके जरिए आम लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सकती है? जी, देखिए आज हम जैसे निशात बाग, नोएल गार्डन्स आपके जितने मशहूर हैं और उनकी भी एक पहचान है चिनार से ही, तो चिनार वहां पे काफी हैं। चिनार का आज हम देख रहे थे जब ये प्लेट्स इंस्टॉल हो रहे हैं, जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, तो सारे टूरिस्ट आके इनको स्कैन कर रहे थे और दे वर वेरी इंटरेस्टिंगली नोटिंग डाउन कि ये कितनी हाइट है इसकी, गर्द कितनी है इसकी, और कोई अगर इसमें ब्रांचेस हैं वो कितने ब्रांचेस हैं। दे वर वेरी इंटरेस्टिंगली स्कैनिंग ऑल द डिटेल्स, और ये चीज लोकल लोग भी यूज कर सकते हैं और हमें इससे
एक ये डाटा जो हमारे पास आया, इससे हमें पूरा इसका पता चल जाता है कि बायोमास जो है इसका कार्बन जो है कितना लॉक हुआ है चिनार्स में, और चिनार के लिए जो भी फ्यूचर में किया जाएगा, हर एक चीज चिनार के लिए अब हम अलग सोच रखेंगे। हर चिनार के लिए एक अब अलग स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। अगर किसी चिनार को कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है, कोई हमें जैसा लग रहा है कि कहीं पे कोई हॉलोनेस ज्यादा है, तो वी कैन एड इट विद इनर्ट मटेरियल जो इसमें लग सकता है, सो दैट कि इसकी एज बढ़ जाए, लॉन्गेटिविटी बढ़ जाए। अगर ये हमारे पास 300-400 साल से है तो वी शुड हैव इट फॉर अनदर 100 ईयर्स, जब तक हमारे नए चिनार जो लगा रहे हैं जब तक वो मैच्योर हो जाए। बिल्कुल बड़ी बात है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके के इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या चिनार को बचाने के लिए पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे शुरू किया गया है, और इसके जरिए मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा ये यूनिक आइडिया आया कैसे और इसको पूरे जम्मू कश्मीर में कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? जी, बेसिकली जो ये चिनार के लिए हमने पूरा आइडिया देखा, एक्चुअली बीइंग ए रिसर्चर हर टाइम इंसान का दिमाग चलता रहता है कि ओवरलैपिंग ना हो जाए। अगर हम सेंसस कर रहे हैं तो उसमें ओवरलैप ना हो जाए, कहीं पे कोई चिनार है तो दोबारा उसकी सेंसस कैसे हो। देन वी डिड अ प्रिलिमिनरी सर्वे, और उसमें हमने एक यूनिक चीज रखी है सर, कि हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट कोड्स अलग अलग दिए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट कोड का अलग नंबर है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लिए अब एक डिस्ट्रिक्ट चिनार हेरिटेज रजिस्टर बनेगी, जो कि हमें ये बताएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने चिनार हैं, और उनका डाटा भी हमारे पास सेफ रहेगा। और जो हमने ये यूनिक एक लिया है इनिशिएटिव, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया के जो हमारा पीएम साहब का बहुत बड़ी बात है। और इससे न सिर्फ दरख्तों को बचाया जा सकेगा बल्कि जम्मू कश्मीर की पहचान इस खूबसूरत से दरख्त को, इस लंबे तनावर दरख्त को यकीनन और भी मजीद इसमें महमेज दी जा सकेगी और इसमें नई चीजें शामिल होंगी, और इस चीज का हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत से इनिशिएटिव के लिए। तो फिलहाल जियो टैगिंग के जरिए चिनार के दरख्तों को बचाने की एक बड़ी कोशिश है, और इन कोशिशों के नतीजे में अब जम्मू कश्मीर में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। उधर बर्फबारी की भी बात कर लेते हैं, जहां पे गुरेज घाटी में दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को निकालने और इन इलाकों में जरूरी सहूलतों को यकीनी बनाने के मकसद से शुरू की गई हेलीकॉप्टर सर्विस का आज कामयाब ट्रायल रन रहा। और यह भी बता दें कि श्रीनगर और बांडीपुरा से गुरेज तक हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए बुकिंग का अमल भी शुरू हो चुका है। गुरेज के बागटोर में हेलीकॉप्टर सर्विस का ट्रायल रन हुआ था। यह सर्विस बागटोर, बदुआब, दावर और बडगाम समेत दीगर दूर दराज के इलाकों में जल्द ही शुरू हो जाएगी। गौरतलब यह है कि श्रीनगर में 123 किलोमीटर, बांडीपुरा जिले से 86 किलोमीटर की दूरी पर गुरेज घाटी 8000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है। जब भी किसी चीज की बुलंदी बताई जाती है, दैट मींस कि सतह समंदर से उसकी ऊंचाई बताई जाती है। श्रीनगर से इस घाटी तक पहुंचने में टैक्सी से 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन अब श्रीनगर हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए गुरेज घाटी तक सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगेगा। श्रीनगर हवाई अड्डे से एक सवारी के लिए एक तरफा हेलीकॉप्टर का टिकट कीमत 3000 रुपए है और बांडीपुरा से 2000 रुपए रखी गई है। तो गुरेज घाटी हेली सर्विस का कामयाब ट्रायल रन हुआ। हेली सर्विस के बुकिंग का अमल भी शुरू हो चुका है और श्रीनगर और बांडीपुरा से इस सर्विस का आगाज होगा। दूर दराज के इलाकों में यहां तक पहुंचने की कोशिश बहुत आसान हो जाएगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और मरीजों को भी, तलबा को भी और दीगर इमरजेंसी के सूरत हाल में भी इन इलाकों में पहुंचना काफी ज्यादा आसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और एलजी का लोग इस मामले में शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सीधा बांडीपुरा का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे वाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाहिद, हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ है इस हवाले से? तफसील चाहेंगे पहले आपसे। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से पिछले 1 महीने से मुकामी जो लोग थे सरहदी तहसील गुरेज के, वो लगातार ये मुतालबा कर रहे थे कि उनकी इलाके की तरफ जो है फिजाई सर्विस वो चलाई जाए, क्योंकि इस साल हमने देखा कि बहुत सारा ताखीर हुआ इस फिजाई सर्विस में। लेकिन जिस तरह से आज इसकी शुरुआत की गई और लोगों ने काफी इसकी पजीराई की, आपको मालूम ही होगा कि जब भी यहाँ पे ज्यादा बर्फबारी होती है तो उस बीच यहाँ पे जो रास्ते होते हैं वो बंद होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी दूर दराज इलाके होते हैं ये बाकी दुनिया के साथ कट के रह जाते हैं। इस बीच यहाँ पे काफी मुश्किलात इनको उठाना पड़ता है और साथ ही साथ जब भी यहाँ पे कोई मरीज हो, तालाब हो
या कोई और दर्द ज़हन में जो खवातीन होती है, तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अक्सर हमने देखा जब भी मौसम खराब होता था, तेज तर हवाएं चलती थी, तो गुरेज बांडीपुरा रोड को बंद किया जाता था। इस बीच जो आम मुसाफिर वहां पे फंसे रहते थे या जो दरमांदा वहां पे रहते थे बांडीपुरा में, गुरेज में, तो उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो आज जिस तरह से इसकी शुरुआत की गई, ये एक अच्छी शुरुआत है कि जिस तरह से आज हमने देखा कि सवेरे से ही जो मुकामी एमएलए नजीर अहमद गुरेजी थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर चापर सर्विस के जरिए श्रीनगर से लेकर गुरेज, दावर, बख्तौर और बाकी जो यहाँ पे हेलीपैड्स बनाए गए हैं गुरेज में, उनका दौरा किया, लोगों से मिले, लोगों से गुफ्तगू की, और लोगों ने इस पे काफी इस वक्त खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका एक देरीना मांग जो थी वो पूरी हो गई है, और साथ ही साथ इससे यहाँ की मईशत में काफी सुधार आ सकता है। अब जो पर्यटक है वो भी वहां पे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं खूबसूरत गुरेज वादी का लुत्फ अंदाज हो सकते हैं। हमने देखा कि जब भी बर्फबारी होती थी तो लगातार जो रास्ता था ये बंद रहता था, जिसकी वजह से लोग वहां पे जो रह रहे थे उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अक्सर हमने देखा कि पिछली बार जब तुलाब को या किसी एग्जामिनेशन के सेंटर्स तक पहुंचना था, तो कई कई बार हमने देखा उनके एग्जाम्स में ताखीर होता था, एग्जाम सेंटर्स पे वो नहीं पहुंचते थे, काफी मुश्किलात उन्हें होता था। तो फिलहाल जिस तरह से प्रशासन का कहना है कि पहले प्रायोरिटी जो होगी वो तुलाब को दी जाएगी, साथ ही साथ जो इमरजेंसी खदमात होगी, कोई बीमार होगा तो उन्हें पहली तरजीह दी जाएगी ताकि उनको अपनी अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचाया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि आज कंट्रोल रूम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो नंबरात है वो दिए गए हैं और लोगों से कहा गया है जो भी इन फिजाई सर्विस से खदमात लेना चाहता है तो वो कंट्रोल रूम के जो नंबरात ठीक है। एक चीज समझ में नहीं आ रही है वाहिद, मैं आपसे ये समझूंगा जरूर, ठीक है, तलबा और बीमार लोगों को इसका ज्यादा फायदा होगा, मैं आपसे समझूं क्या आम लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं डेली लाइफ में? और एक चीज और कि क्या ये सर्विस सिर्फ ठंड के दिनों में, बर्फबारी के दिनों के लिए है? हाँ, देखिए मैं आपको बताता चलूं, इसके में जो मरीज हो गए या तुलाब हो, उसके अलावा जो आम लोग इसमें सफर करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सर्विस है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। यही वजह है कि आज हमने देखा कि जो कंट्रोल रूम्स है उन्होंने अपने नंबरात है वो लोगों में शेयर किए और उनसे कहा कि जो भी लोग इनसे इस फिजाई सर्विस में जो है अब सफर करना चाहते हैं, चाहे बांडीपुरा से गुरेज या गुरेज से बांडीपुरा या बांडीपुरा से श्रीनगर, तो इस तरह की जो सर्विस है ये आम लोगों के लिए भी दस्तयाब रहेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से ज्यादा इसका जो सफर होता है विंटर्स में ही ज्यादा किया जाता है, क्योंकि विंटर्स में जब रोड बंद होता है तो लोगों को ज्यादा मुश्किलात होती है। तो अक्सर हमने देखा कि पिछले साल भी जो रोड कनेक्टिविटी थी ये बंद थी तो फिजाई सर्विस चलाई गई, और साथ ही साथ इस साल भी जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी बंद हो जाती है तो फिजाई सर्विस चलाई जाती है। तो अक्सर हमने देखा कि मौसमी सरमा में ही इस तरह की जो सर्विस है वो चलाई जाती है। और बाकी अगर हम कहेंगे बाकी दिनों में जब मौसम ठीक होता है या मौसमी गर्मा होता है तो उस दौरान इस तरह की सर्विस नहीं चलाई जाती है। खाली जिस तरह से वहां पे कोई मरीज होता है, कोई हादसा होता है, उस दौरान इस तरह की जो सर्विस है वो चलाई जाती है। फिलहाल ये जो सर्विस है ये महदूद हम कह सकते हैं, जब रास्ता बंद होता है तो उसी दौरान इस तरह की सर्विस है वो चलाई जाती है। फिलहाल मुकामी लोगों में काफी खुशी पाई जाती है कि जिस तरह से जिला इंतजामिया ने पहले ही वहां पे जितने भी हेलीपैड्स हैं उन पे बर्फ हटाने का काम वो स्टार्ट किया था, तो आज जिस तरह से इसका ट्रायल भी हुआ और साथ ही साथ जो लोग हैं अब वो सफर इस पे कर सकते हैं और जो वहां पे दरमादा मुसाफिर है वो अपनी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से मुकामी एमएलए नजीर अहमद गुरेजी का कहना था कि जिस तरह से ये मांग थी ये एक देरीना मांग थी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स की नोट्स में ये मामला लाया था, तो उसके बाद जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने इसमें बाज़ाब्ता तौर पर इंटरवेंशन किया उसके बाद ही इस तरह की जो फिजाई सर्विस वो चालू की गई है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की सर्विसेज होंगी तो इन इलाकों के लिए खास तौर पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। वाहिद, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से इसकी सर्विस शुरू की गई है, इसकी बुकिंग कैसे हो पाएगी, लोग इसके टिकट कैसे ले पाएंगे और इसकी अदायगी कैसी होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसके लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है ताकि लोग राब्ता करके फौरी तौर पर इमरजेंसी की सूरत हाल में इस तरह की सर्विस का फायदा उठा सकें? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूं, तकरीबन जिस तरह से 5 से 6 जो कांटेक्ट नंबर्स है जो बाज़ाब्ता तौर पर डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है, उनके जो नंबरात है वो लोगों के साथ शेयर किए गए हैं और साथ ही साथ लोग उन नंबरात से राब्ता कायम कर सकते हैं और बाज़ाब्ता जो है वो टिकट हासिल कर सकते हैं। और जो इनके हम कह सकते हैं किराया होता है वो पहले ही वसूल किया जाता है, उसके बाद उन्हें एक टोकन दिया जाता है, सीरियल नंबर दिया जाता है, उसके बाद उनकी जो फोन नंबर है वो लिए जाते हैं, उसके बाद उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है कि आप कितने बजे
से जो है हेलीपैड जो यहाँ पे बांडीपुरा में आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इस तरह के जो अमल है वो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और लगातार जो लोग हैं वो इसका फायदा लेंगे जरूर, क्योंकि एक देरीना मांग थी जिस तरह से जो लोग वो चाहते थे गुरेज का सफर करें, या जिस तरह से हम कह सकते हैं टूरिस्ट वो भी अब इससे फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने देखा जो सयाह लोग गुरेज का रुख करना चाहते थे, लेकिन अब जिस तरह से रास्ता बंद होता था तो उन्हें काफी मायूस होना, वापस लौटना पड़ता था। अब वो इसके जरिए जो है अपना सफर स्टार्ट कर सकते हैं, गुरेज वादी जा सकते हैं, तुलेल वादी जा सकते हैं, या बुडू आप जितने भी हेलीपैड जहाँ जहाँ पे भी बनाए गए हैं, तो इस दौरान वहाँ पे वो सर्वे जो है ये लगातार यहाँ पे चालू किया गया है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है कि जिस तरह से जिला इंतजामिया ने कहा है कि जो लोग हैं इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, जो लोग इसमें सफर करना चाहते हैं तो उनको वो यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना नाम जो है वो इंदराज कर सकते हैं और इस सर्विस का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। जी, बड़ी बात है। और इस तरह के फायदों से यकीनन सरकार का भी, इंतजामिया का भी कहीं ना कहीं इसमें फायदा और आम लोगों की भी सर्विस मुहैया होगी। क्या ये इंटर डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज होंगी सिर्फ या फिर जम्मू कश्मीर से बाहर दूसरे इलाकों में, लद्दाख वगैरह दूसरी रियासतों में जाने के लिए भी इस सर्विस का फायदा उठाया जा सकेगा? देखिए, जिस तरह से सरकार का कहना है कि जितने भी स्नो बाउंड हम कह सकते हैं जो दूर दराज इलाके होते हैं, जो विंटर्स में ज्यादा कट के रह जाते हैं, तो उनके लिए भी इस तरह की जो सर्विस है वो चलाई जाएगी। चाहे हम टंगडार की बात करें, इसी तरह से दूर दराज जितने भी इलाके हैं, कैरन, मत्स्यल, कुपवारा से जितने भी ऊपर वाले इलाके होते हैं जो मौसमी सरमा के दरमियान बाकी दुनिया के साथ कट के रह जाते हैं, तो इस तरह की जो सर्विस है वहां पे भी चलाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से उनका कहना था कि बाज़ाब्ता तौर पर इसके जो टेंडर्स थे वो बिल्कुल ओपन हो गए हैं, क्योंकि इस साल इसमें काफी ताखीर हुआ था, क्योंकि ये सर्विस पहले ही स्टार्ट की जाती थी, लेकिन जिस तरह से उम्मीद की जा सकती थी ये पहले ही स्टार्ट होनी थी, लेकिन आज इसका जो बाज़ाब्ता तौर पर वो शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ जो सरकार है उनका कहना है कि जितने भी स्नो बाउंड एरियाज है, जितने भी दूर दराज इलाके हैं, तो वहां तक ये सर्विस है वो चालू की जाएगी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पर ये भी हिदायत जारी की है कि जितने भी स्नो बाउंड वाले इलाके हो, अगर वहां पे किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उसका जो चॉपर है तो वो भी इमरजेंसी के जरिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सरकार लगातार लोगों की जो है राहत रसानी के लिए यहाँ पे काम कर रही है। जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, चाहे हम बॉर्डर एरियाज की बात करें या जितने भी दूर दराज इलाके होते हैं जो स्नो बाउंड के लिए माने जाते हैं, जो दूर दराज होते हैं, जो बाकी दुनिया के साथ कट के रह जाते हैं, उनके लिए सर्विस है। ठीक है वाहिद, मैं ये भी समझूंगा हेलीपैड जहां पे हेलीकॉप्टर उतरता है या जहां से उड़ान भरता है, ये कहां पे बनाया गया है, किस मुकाम पे बनाया गया है, और वहां तक पहुंचने के लिए आम लोगों के पास क्या जरिया होंगे? देखिए, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से बांडीपुरा का इनका मैन ये एक एचसीसी हेडक्वार्टर यहाँ बांडीपुरा है, तो यहाँ पे मैन में ही इसका जो है हेलीपैड बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर हम गुरेज की बात करें तो गुरेज का जो मैन इलाका दावर जिसे कहता है वहां पे ये हेलीपैड बनाया गया है। और जितने भी दूर दराज इलाके हम तुलेल की बात करें तो वहां पे एक बुडू गांव है, तो ये वहां पे कैटर करेगा। और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं बाकी जितने भी इलाके हैं वहां पे हेलीपैड्स बनाए गए हैं, ये लोगों के बिल्कुल घरों के नजदीक ही बनाए गए हैं ताकि वो आसानी से वहां पे पहुंच सके। क्योंकि जब भी बर्फबारी होते हैं तो ये रास्ते भी एक दूसरे के साथ कट के रह जाते हैं। तो इस बीच सरकार ने क्या फैसला किया है कि जितने भी दूर स्नो बाउंड इलाके होते हैं, दूर दराज इलाके होते हैं, तो हेलीपैड्स वहां पे उनके नजदीक ही बनाए गए हैं ताकि लोग वहां से जो है अपना पैदल भी जा सकते हैं, उनके घरों तक ही बनाया गया है। और एक सेंटर लोकेटेड वो जो हम कह सकते हैं जो हेलीपैड से वो बनाए गए हैं बाज़ाब्ता तौर पर, उन पे जो जिनके हमने देखा कि जो हमारे पास वीडियोस आए, फोटोज आए, हमने देखा कि किस तरह से वहां पे तकरीबन इन हेलीपैड्स पे तकरीबन 6-7 जो ताजा बर्फ थी वो वहां पे थी। तो किस तरह से जो मुकामी इंतजामिया होती है जिसे हम एसडीएम गुरेज कहते हैं, उन्होंने किस तरह से उन पे पहले बर्फ हटाने का काम वो स्टार्ट किया, किस तरह से उन्होंने मैन एंड मशीनरीज वहां पे लगाए और पहले उन हेलीपैड्स को साफ किया ताकि जो लोग अब इस पे सफर करें उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हम कह सकते हैं कि लगातार जो सरकार है वो दूर दराज इलाकों की तरफ अब खास तवज्जो दे रही है। और जिस तरह से अब फिजाई सर्विस से लोग काफी खुश है और मुतमईन है, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी एक इसके हवाले से स्टोरी भी चलाई थी कि जो लोग मुतालबा कर रहे थे
कि हमारे लिए जो फिजाई सर्विस वो चलाई जाए। 1 महीने से लगातार जो लोग थे वो गुहार लगाते थे, कहीं ना कहीं उनकी जो आज हम कह सकते हैं उनकी आवाज वो सुन गई है और उनका जो बिल्कुल मसला ये है भी वो- हम समझेंगे कि जिस तरीके से लोगों ने मुतालबात किए थे वाहिद, लोगों के रद्द अमल क्या है इस तरह की सर्विसेज खदमात सरकारी या इंतजामिया की जानिब से शुरू होने पर? हाँ, देखिए जिस तरह से लोगों का काफी हम कह सकते हैं कि 1 महीने से उनका इंतजार जो था वो अब खत्म हो गया है, लोग अब खुश है। लोगों का कहना है कि एक धीरे ना जो उनके मांग थी वो आज पूरी हो गई है, क्योंकि लगातार 1 महीने से वो सरकार के जो हम कह सकते हैं मुख्तलिफ पले सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए या अब कहीं दफातर के उन्होंने चक्कर काटे थे। तो आज हम कह सकते हैं उनकी जो हम कह सकते हैं उनकी जो एक देरीना मांग है वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल हल हो चुकी है और लोग अब काफी मुतमईन है, खुशी है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जो ही मुकामी जो एमएलए नजीर अहमद गुरेज से लगातार जो श्रीनगर से आज उन्होंने पहले अपनी उड़ान गुरेज में जब वो पहुंचे, नीरू में पहुंचे, तो वहां पे किस तरह से उनका वाले ने इस्तकबाल किया था और लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। लोगों का कहना बिल्कुल, था लोगों की खुशी की बड़ी वजह भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी सर्विस लोगों के लिए शुरू होना इन इलाकों के लिए जहां पे लोग बर्फबारी के बाद घिर जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती है, राब्ते मुनक़्क़त हो जाते हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। शुक्रिया वाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मालूमात के लिए। तो ये इलाका यकीनन अब तरक्की के नए दौर में दाखिल होगा और लोगों को जो प्रॉब्लम होती थी अब वो प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि हेली सर्विस उनकी शुरू हो रही है। और इसके साथ साथ सयाह भी, तलबा भी, इमरजेंसी की सूरत हाल में भी, हर तरह की सूरत हाल में इस तरह की खिदमात का फायदा उठाया जा सकता है। उधर जम्मू से मेंढर तक हेलीकॉप्टर सर्विस का आज कामयाब ट्रायल रन रहा। यह ट्रायल ओपी हिल स्टेडियम और चिल्ड्रन पार्क लोकेशन पर मुनक़िद किया गया था, जिसमें से एसडीएम मेंढर इमरान रशीद, तहसीलदार और इंतजामिया के दीगर अफसरान मौजूद थे। मेंढर के एसडीएम इमरान रशीद ने जानकारी देते हुए बताया कि सब्सिडी पर दी जाने वाली हेली सर्विस को जल्द ही आम जनता और इमरजेंसी सूरत हाल के इस्तेमाल के लिए शुरू किया जाएगा। ट्रायल के दौरान मुआयना करने वाली टीम ने हेलीपैड और दीगर तकनीकों का जायजा लिया और इस दौरान चीजों को बेहतर करने की हिदायत दी, अफसरान को हुक्म दिया। अफसरान ने इस मौके पर कहा कि हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने से इलाके की तरक्की में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी और कनेक्टिविटी से मुतालिक मसाइल भी हल होंगे। शुरू हुई है तो अनाउंस किया गवर्नमेंट सब्सिडाइज सर्विसेज, उसमें इमरजेंसी के लिए रहता है, स्टूडेंट्स के लिए भी और लोगों के लिए। तो उसी सिलसिले में आज ट्रायल रनिंग यहाँ पे आए थे, प्रॉपर ट्रायल रनिंग की है। यहाँ पे आगे देखा है जो जगह हमने प्रपोज की हुई या जावा पार्क को आगे उन्होंने देखा है, उसको बताया है, उसमें कुछ उन्होंने डायरेक्शंस अपनी दी हैं, बताया है कि ये टेक्निकली थोड़ा सारा ग्राउंड को इम्प्रूव करना है, वो उन्होंने दे दी है, हमने ऑर्डर कर लिया है और उसको हम जल्दी तैयार करके तो होपफुली ये जल्दी ही। सीधा रुख करेंगे अपने नुमाइंदे राही कपूर का। राही, जम्मू से मेंढर तक के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हुई है, क्या कुछ है सवाल से अपडेट? देखिए अमर, बिल्कुल ये जम्मू से मेंढर के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो स्टार्ट हुई है। आज इसका सफल जो ट्रायल था वो हुआ है। आपको बताना मैं चाहूंगा कि काफी लंबे समय से लोगों की डिमांड थी, क्योंकि मेंढर एक बॉर्डर एरिया है और पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर अगर सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को थी तो वो उस समय होती थी जब बर्फबारी या फिर इस तरीके की सिचुएशन इमरजेंसी के टाइम लोगों को एज पर हेल्थ सुविधाओं के लिए भी प्रॉपर जम्मू में नहीं पहुंचा जा सकता था। तो ऐसे में लंबे समय से गवर्नमेंट से लोग डिमांड कर रहे थे और उनकी डिमांड पूरा करते हुए एडिशनल डिपार्टमेंट है यानी उड़ान विभाग है, जिसके सचिव जो मोहम्मद अजाज असद है, उन्होंने एक प्रस्ताव जो है एमएचए को रखा था, जिसके बाद वहां से मंजूरी मिलने के बाद इस सर्विस को जो है अप्रूव कर लिया गया। तो इस सर्विस के अप्रूव होने के बाद जो है आज जो ट्रायल हुआ वो मेंढर के एक चिल्ड्रन पार्क जाबा एरिया है वहां पर हुआ और दूसरा जो है ओपी हिल स्टेडियम में हुआ। जबकि इस दौरान एसडीएम मेंढर तमाम जितने भी दीगर जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो वहां पर उपस्थित रहे और जो टीम ट्रायल के लिए आई हुई थी उन्होंने उन इलाकों का जायजा लिया जहां पर ये सर्विस जो है वो सुचारू रूप से चलेगी, कि कहां पर कमी पेशी है, किस जगह को क्या कुछ वहां पर और जरूरत है, ग्राउंड को कितना सही करना है, ये तमाम तरह की जो है वो चीजें प्रशासन के साथ साझा की गई और प्रशासन ने भी कहा कि विद इन डेज जो है इनको जल्दी कंप्लीट करने के बाद ताकि मेंढर से जम्मू के लिए सर्विस जो है वो सुचारू रूप से चल सके। खासतौर पर इस सर्विस का लाभ एक तो पेशेंट्स को मिलेगा, दूसरा उन लोगों को मिलेगा जैसे कोई किसी इमरजेंसी टाइम के लिए किसी बच्चे को अपने एग्जाम देने के लिए जम्मू जाना है
या फिर आम नागरिक जो ओल्ड एज लोग हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकते, या फिर ऐसी स्थिति हो कहीं रास्ता बंद हो या बर्फबारी के चलते या फिर बारिश के चलते कहीं लैंडस्लाइड के चलते कोई दिक्कत हो, तो उन लोगों को इजिली इस सर्विस का जो है बहुत लाभ मिलेगा। तो ऐसे में लोगों ने खुशी का इजहार किया है कि मेंढर से ये सर्विस चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कदम है, एक बड़ा निर्णय है जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया, जिसको लेकर लोग जो है वो बेहद खुश हैं और उन्हें जो है इसका लाभ मिले बस उस समय का इंतजार है, क्योंकि ट्रायल के बाद जल्द ही अनाउंस हो जाएगा कि कब जो है वो ये सर्विस यहाँ से चलना शुरू होगा। बिल्कुल बड़ी बात है और जाहिर है कि इससे कितना कुछ फायदा होगा, इससे ये इलाके के लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग या फिर बर्फबारी के समय में मौसम की मार झेल रहे लोगों को ही समझ में आती है। ख्वाहिश माफ कीजिएगा राही, मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि क्या इसके लिए बुकिंग के लिए कोई एक रोड मैप तय किया गया है, कोई किराया वगैरह इसके बारे में बताया गया है, कुछ भी इसकी डिटेलिंग सामने आ सकी अब तक? देखिए आमिर, ये पूरा एक प्रोसेस है। जब भी कहीं पे भी सर्विस शुरू होती है, अगर खासतौर पर हम मेंढर की बात करें, अगर यहाँ पर शुरू होगी तो इसके लिए प्रॉपर एक टीम का गठन किया जाएगा। यानी वो टीम जो है स्पेशली चाहे वो तहसील कम्प्लेक्स सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम के ऑफिस में हो या तहसीलदार के ऑफिस में हो, तो वो टीम प्रॉपर जो इस हेली सर्विस का जो लोग बेनिफिट लेंगे उनके साथ प्रॉपर कनेक्टेड रहेगी, या जिसको अपना टिकट बुक करना है, ये तमाम तरह की प्रक्रिया जो है वो वहां पर की जाएगी। हालांकि अभी ऑफिशियली तौर पर इसका अनाउंस नहीं हुआ है कि ये प्रक्रिया कब शुरू हो रही है। बहरहाल एसडीएम मेंढर से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कि लोगों को बताया जाएगा कि किस हिसाब से जो है वो कितनी इसकी कैपेसिटी है हेलीकॉप्टर की, कितने लोग जो है वो एक टाइम में बुक किए जा सकते हैं, यानी उनकी बुकिंग होगी टिकट को लेकर। तो ये सब चीजें जो है ये प्रॉपर जब इस ट्रायल के बाद जब उड़ान शुरू होगी तो उसमें ये चीज सामने निकल कर आएगी। और दूसरी बात आमिर ये है कि एक तो लोगों को इससे सर्विस का लाभ मिलेगा, दूसरा अगर टूरिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि देश भर से जो टूरिस्ट आता है जम्मू से, तो राजौरी पुंछ एक अपने आप में एक काफी खास माना जाता है, क्योंकि टूरिज्म के हिसाब से काफी वहां पर ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जो एक्सप्लोर तो नहीं हुए, लेकिन कोशिश है गवर्नमेंट की कि इन सर्विस के जरिए चाहे वो कोई ट्रैकर्स आए या फिर जैसे मुगल रोड को लोग कनेक्ट करते हैं, मेंढर के कई बड़े इलाके हैं और साथ में पुंछ के कई इलाके हैं, तो वो सब चीजें भी टच हो, इसमें खास तौर पर जो है ये भी विशेष ध्यान जो है वो दिया जाएगा। खास तौर पर बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पर भारतीय सेना का वहां पर रहता है, तो सेना ने भी कई बार इस तरीके के इवेंट्स प्रोग्राम कराए हैं कि जो टूरिस्ट कुछ लोगों को देश भर के विभिन्न हिस्सों से वहां पर लाया है ताकि वो वहां पर आकर उन इलाकों को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन अब ये सीधा तौर पर जो है ये सीधा तौर पर दर्शाता है कि हेली सर्विस करने से हर कोई उत्सुक होगा, हर कोई इंटरेस्टेड होगा कि वो भी मेंढर का या पुंछ का दौरा कर सके और उन हिडन प्लेसेस को, क्योंकि लोगों बाहर के लोगों का शौक होता है कि बॉर्डर एरिया को देखना, तो मेंढर एक ऐसा इलाका है, एक तो पूरा बॉर्डर सब डिवीजन है और साथ में वहां पर कई ऐसे खूबसूरत इलाके हैं या टूरिज्म के हिसाब से कई ऐसे प्लेसेस हैं, वो चाहे मैं नाम जरूर मेंशन करूंगा, छोटे शाह पीर बादशाह एक हिस्टोरिकल जो है वो दरगाह है वहां पर बॉर्डर पर, और दूसरा रामकुंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पर आना उनका जो है वो लगभग जो है वो तय है कि इस हेली सर्विस से वो भी काफी लाभ जो है वो ले सकेंगे। और प्रशासन की तरफ से विद इन डेज जो है जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है, जो आज कमी पेशी सारी डिटेलिंग बिल्कुल सामने निकल करके आ जाएगी। राही, मैं आपसे ये भी समझूंगा जिस तरीके की चीजें हो रही है ये इतना अहम क्यों है, हेलीपैड हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होना क्यों इसकी इतनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से ये सर्विस शुरू हो रही, क्या इससे पहले भी रिकॉर्ड रही है इस तरह की खदमात सरकारी इंतजामिया की जानिब से आवाम को देने के लिए? देखिए आमिर, मैं अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो आज से 3 साल पहले अगर सबसे ज्यादा मेंढर के लोगों ने अगर मार झेली है तो वो पाकिस्तान की गोलाबारी झेली है, क्योंकि उस दौरान सबसे अधिक जो लॉस हुआ है बॉर्डर एरिया में वो केवल इस वजह से हुआ है कि एक तो रोड कनेक्टिविटी उस हिसाब की थी, तो बॉर्डर एरिया से मान लो कि अगर पाकिस्तान की गोलाबारी में कोई इंजरी होती थी, कोई इंजर्ड होता था, तो उसे वहां से शिफ्ट करना यानी बाय रोड करना लगभग 7 से 8 घंटे जम्मू के लिए लगते थे। तो वो सबसे बड़ी एक मार थी लोगों के लिए, उसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोगों ने अपने अंग जो है अंगहीन हो चुके हैं, कई लोगों को इंजरीज, मतलब इस तरीके की सबसे बड़ी दिक्कत बॉर्डर के लोगों को रही है।
तो ऐसे में सबसे अगर प्राथमिकता जो दी गई है बॉर्डर के लोगों को इस हेली सर्विस को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुंछ का ही पार्ट है मैंडर, तो डायरेक्टली मैंडर से सर्विस चलना एक हिस्टोरिकल स्टेप है उस एंगल से भी। और दूसरा ये है कि जो पेशेंट है, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो पेशेंट है उनके लिए सबसे बड़ी ये राहत की खबर है कि उन्हें 7 घंटे या 8 घंटे का सफर बाय रोड तय नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अब हेली सर्विस लगभग 1 घंटे के भीतर जो है वो मैंडर से किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर कोई और सिचुएशन हो, तो उनके लिए पहुंचना सबसे ज्यादा आसान रहेगा। तो ऐसे में क्योंकि मैंडर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है उसे जम्मू कश्मीर का या भारत का प्रथम हिस्सा यानी पहला हिस्सा माना जाए, तो उसके साथ सीमा लगती है LOC, ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है और सबसे जो बड़ा अगर बॉर्डर के साथ कोई टच है तो वो यही मैंडर सब डिवीजन है, जिसका एक मनकोट तहसील है और बालाकोट तहसील है। तो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और उस एंगल से भी जब ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया, और आमिर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो सर्वे किया गया, क्योंकि जब भी कहीं हेली सर्विस या इस तरीके की प्रक्रिया गवर्नमेंट शुरू करती है तो सबसे पहले सर्वे होता है कि उस सर्वे में पाया जाता है कि क्या लोग वहां के इंटरेस्टिंग है या नहीं है। क्योंकि हेलीकॉप्टर के जो लोग वहां से जम्मू के लिए रवाना होंगे, जम्मू से आगे, तो उस सर्वे में काफी ज्यादा हद तक जो है ये पाया गया कि सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग इस हेली सर्विस का बेनिफिट लाने वाले हैं वो मैंडर के लोग हैं। तो इनसे इन डिफरेंट एंगल से अगर देखा जाए तो डिफरेंट एंगल से ये डिजर्व करता था कि मैंडर को हेली सर्विस जो है प्रोवाइड की जाए, चाहे वो हेल्थ सुविधाएं हों या फिर और अन्य लोगों के जो मतलब कि जो दिक्कतें थी उनको आसान बनाने के लिए सर्विस को शुरू किया गया है। तो ये एक हिस्टोरिकल कदम है, आज से पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो इसका लाभ ना केवल सिविल बल्कि वो विभाग भी लेंगे, चाहे वो है या फिर मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस है या इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी फायदा कोई भी हो, जाहिर सी बात है कि बड़ा कदम है। राय हमें ये भी समझाइए कि जम्मू, मेंढर और बीच में आने वाले जो इलाके हैं वो उसकी टोपोग्राफी क्या है, लैंडस्केप क्या है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है कि 7-8 घंटे का सफर 1 घंटे में कैसे सिमटा और 7-8 घंटे क्यों लगते हैं रोड से। देखिए अगर हम मैंडर से स्टार्ट करें तो मैंडर के बाद जो है वो इंट्रेंस पॉइंट बीमर गली आता है, जो कि पुंछ को कनेक्ट मतलब पुंछ का पूरा एरिया शुरू हो जाता है। जैसे आप बीमर गली को क्रॉस करेंगे तो सीधा तौर पर आगे रजौरी लग जाता है। रजौरी के बाद नौशहरा, सुंदरबनी, उसके बाद कालीदार, फिर उसके बाद जो है एक रास्ता टर्न होता है कालाकोट की तरफ, फिर एक पौनी रियासी की तरफ टर्न होता है, फिर उसके आगे अखनूर आ जाता है, तो फिर फाइनली जम्मू आता है। तो ऐसे में वो सिचुएशन थी, हालांकि जो अभी हाईवे का काम चल रहा है, कुछ ही सालों में लोगों को बाय रोड भी कुछ कमी आएगी, लेकिन ऐसे में जब तक वो चीजें पूरी होती, ऐसे में लोगों के लिए ये हेली सर्विस सबसे ज्यादा लाभकारी जो है वो साबित हो रही है और जो है वो होगी भी। तो ऐसे में 7 से 8 घंटे का सफर तय करके जम्मू पहुंचना, वो आप सोचिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कार्डिक अरेस्ट होता है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे अगर वहां से रेफर किया, बिल्कुल, तो ये वो दिन लद गए जहां पे लोगों को इमरजेंसी की सूरत हाल में घुट घुट करके मौत हो जाती थी, बल्कि अब ये नया जम्मू कश्मीर है, ये नया हिंदुस्तान है और जिसकी सूरत हाल हम सभी के सामने में। बहुत शुक्रिया राय हमारे साथ जुड़ने के लिए और खूबसूरत से अपडेट के लिए। तो फिलहाल ये हेली सर्विस लोगों के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक और काफी ज्यादा सूदमंद होगा। उधर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जिस पे सभी की नजर है, पूरा होने के साथ ही अब इसके इंतजार उसके इफ्तिताह का है, कब इसकी शुरुआत होती है, इनॉग्रेट किया जाता है। रेलवे जराये के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में ही इसका इफ्तिताह हो जाएगा और उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे नॉर्थ सर्किल में फिरोजपुर डिवीजन को USBRL वंदे भारत के दोनों रैक को 24 से 25 जनवरी तक दिल्ली के शकूर बस्ती से बडगाम मुंतकिल करने को कहा गया है। USBRL वंदे भारत का माता वैष्णो देवी कटरा से बडगाम तक ट्रायल रन होना है। बता दें कि कटरा से रियासी, संगलदान, बानेहाल और बडगाम तक मेल एक्सप्रेस ट्रेन का कामयाब ट्रायल रन हो चुका है, यानी कि 120-130 किलोमीटर रफ्तार से इन पटरियों पर ट्रेन दौड़ाई जा चुकी है। गुज़िश्ता महीने ही नॉर्थ सर्किल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने कटरा, रियासी, संगलदान, खड़ी, बानेहाल सेक्शन के मुआयने के बाद से रेल मिनिस्ट्री को नए ब्रॉड गेज रेल लिंक शुरू करने की मंजूरी दी थी। तो फिलहाल लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए एक बड़ी खबर, रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत। नूर से हम जुड़ेंगे। नूर, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, कटरा बडगाम तक वंदे भारत का जो सफर, जिसका इंतजार, जिसका ख्वाब सभी ने देखा था, क्या कुछ कहां तक पहुंचा ट्रायल रन?
हम बात करेंगे जैसे कि इससे पहले 18 कोचों वाली ट्रेन जो है उसकी सक्सेसफुल एक जर्नी रही बड़गाम तक कटरा से। अब जो है जराये के हिसाब से ये कहना है कि कल जो है यानी कि कल कटरा से बड़गाम तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ाई जाएगी और इसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो अभी आना बाकी है और टाइमिंग क्या होगी वो भी आनी अभी बाकी है। लेकिन जब ये खबर यहाँ पर लोकल्स तक पहुंची तो बहुत ज्यादा खुश है लोकल्स, क्योंकि आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के लोग जो है काफी देर से इस चीज के पीछे थे कि जो जम्मू कश्मीर है ये राजधानी के साथ जुड़े, दिल्ली के साथ जुड़े रेल के जरिए, ताकि जो मुश्किलात लोगों को रोड से होते थे उन मुश्किलात से लोगों को आजाद मिले। आपको ये भी याद दिला दे कि जम्मू कश्मीर में अगर हम आज से कभी 5-6 साल पीछे नजर दौड़ाएंगे तो हमें मिनट्स में मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती थी। खासतौर पर जम्मू नेशनल हाईवे की जब हम बात करते थे तो जम्मू नेशनल हाईवे जो है वहां पर माल बरदार गाड़ियां दिनों तक फंस जाती थी, जिसकी वजह से काफी नुकसान लोगों को होता था और साथ साथ में जम्मू कश्मीर में जो मार्केट पे जो है उसका असर देखने को मिल रहा था। लेकिन जब से ये वंदे भारत एक्सप्रेस रेल लाइन जो है जो जम्मू कश्मीर को दिल्ली से कनेक्ट करेगी, तब से लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं और इस चीज का इंतजार है कि कब ये रेल जो है चलेगी पटरी पर और जम्मू कश्मीर के लोग जो है राजधानी तक रेल के जरिए जाएंगे। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो कल देखी जा सकती है इसमें, क्योंकि जराये ने ये कहा है कि कल वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है वो ट्रायल होगी कटरा से बडगाम तक, और ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन है, रेल लिंक है, ये सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी इसमें। और नूर ये भी समझेंगे जिस तरीके से बडगाम के लोगों ने इससे पहले अपील की थी वंदे भारत को वहां पे स्टॉपेज देने के लिए, क्या इस तरह की कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने निकल करके आया कि क्या बडगाम को खास तौर पे मेन हब बनाया जाएगा या फिर वहां पे स्टॉपेज होंगे या नहीं होंगे? जामिर, अगर हम अभी तक की बात करेंगे, अभी तक रेलवे विभाग से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई, ना कोई उन्होंने अभी तक कोई प्रेशर जो है बाहर पब्लिश किया। लेकिन अब ये चीज है कि कल ये कहा जा रहा है कि जो टॉप सोर्सेज है रेलवे में, तो उनका ये कहना है कि कल जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रायल होगी कटरा से बडगाम तक। तो कहीं ना कहीं जो है बडगाम स्टेशन भी अब जो है ये इसको नोट्स किया जा रहा है, क्योंकि अगर पहले ही रोज जो है ट्रायल में बडगाम तक रेल आएगी तो इसका सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इशारा ये है कि बडगाम में भी ट्रेन का स्टॉप हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं, अगर कल ये बात सच साबित हुई और ट्रायल कल स्टार्ट हुई वंदे भारत एक्सप्रेस की कटरा से बडगाम तक, तो कहीं ना कहीं जो सोर्सेज की इंफॉर्मेशन है फरवरी के पहले वीक में, पहले हफ्ते में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस की जो है इनॉग्रेशन की जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं जो है सच साबित हो जाएगी। और जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने ख्वाब देखा था और जो ख्वाब वो बुन रहे थे तब से, तो शायद उसकी ताबीर जो है वो जल्द जो है सामने आएगी और जल्द बड़ी बात है। और जाहिर है कि ख्वाबों की ताबीर अब यहाँ पे पूरी होने वाली है। नूर ये भी समझेंगे कि बडगाम के बारे में कहा जाता है कि ये रूहानी और सयाहती ग़ज़ा है लोगों के लिए। ये कितनी बड़ी खबर है आम लोगों के लिए भी जो बडगाम के हैं और जो बडगाम के बाहर के लोग हैं, खासतौर पे दूसरे स्टेट के लोग? यानी अगर हम ओवरऑल देखेंगे जो ये ट्रेन की कनेक्टिविटी अब पहली दफा होने जा रही है दिल्ली के साथ या आउटर स्टेट्स के साथ, तो कहीं ना कहीं ये जो है बडगाम पे काफी असर डालेगी, क्योंकि बडगाम में अगर हम देखेंगे ये हब ऑफ टूरिज्म मानी जाती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पर बहुत है, जिसमें दूधपत्री सबसे ऊपर है। तो उसके बगैर भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो सूफी सेंट्स है या जो बुजुर्गान दीन है, उनकी ज़ियारत शरीफ बडगाम में सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा मकबूल जो यहाँ पर सूफी सेंट है वो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, यानी जिनका नाम शेखुल आलम के नाम से भी उनको जाना जाता है, जो चार शरीफ में उनकी ज़ियारत है, या पखरपुरा में ज़ियारत है। तो कहीं ना कहीं जो है बडगाम में एक अलग ही जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगी और बडगाम की ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है तरफात से लोग फिर यहाँ आएंगे। जो हमारे भारतवर्ष की मुख्तलिफ स्टेट्स है वहां से भी लोग आते हैं, लेकिन आज बहुत कम लोग आते हैं खासतौर पर इंश्राइन्स की तरफ। लेकिन जब ट्रेन कनेक्टिविटी होगी तो उनको काफी आसाइश होगी। और बडगाम रेलवे स्टेशन पे जब वो वंदे भारत एक्सप्रेस से उतरेंगे या श्रीनगर रेलवे स्टेशन से वो जब वंदे भारत एक्सप्रेस से उतरेंगे, तो कई 1 या 1.5 घंटे का फासला होगा जब वो आस्तान आलिया पर पहुंचेंगे। ना खाली शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पे, बल्कि बाकी जो यहाँ पर मुख्तलिफ आस्तान आलिया है जहाँ हर तरफ से लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक बड़ी डेवलपमेंट होगी बडगाम के लिए, टूरिज्म
के लिए तो होगी ही होगी, लेकिन जो रिलीजियस टूरिज्म का स्कोप बड़गाम में है वो कहीं ना कहीं जो है बाहर की दुनिया को पता चलेगा, और ये आशंका जताई जाती है कि रिलीजियस टूरिज्म के बारे में भी जो है इस ट्रेन की वजह से जो है बड़गाम काफी आगे जाएगा। जी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जो इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के साथ रेलवे का निज़ाम था जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर वादी में, क्या बडगाम में यहाँ पे ट्रेनों की शुरुआत हुई थी? किस तरह की ट्रेन यहाँ पे चलते थे, पटरियां किस तरह की थी, और अब उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं? अगर हम बात करेंगे जो ट्रेन सिस्टम यहाँ पर, जब ट्रेन की शुरुआत यहाँ पर की गई तो उस सबसे पहले जो है बडगाम स्टेशन पे जब आप नजर डालेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर ही मेंटेनेंस होती है ट्रेनों की। जो दिन भर ट्रेन यहाँ चलती है जम्मू कश्मीर में, चाहे हम बात करेंगे बडगाम से बारामूला या बडगाम से बानियाल की तरफ जो ट्रेनें दिन भर चलती थी, तो उसके बाद जो है मेंटेनेंस के लिए बडगाम ही आती है, क्योंकि बडगाम एक ऐसा स्टेशन है जो ऑक्टोबर के हिसाब से काफी बड़ा है, और जो इंजीनियरिंग वर्क्स का काम है ट्रेन में जो होता है वो भी यहीं पर होता है, साफ सफाई का काम भी बडगाम स्टेशन में ही होता है। तो इससे पहले की अगर हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस अब आने वाली है, लेकिन इससे पहले की जो आज ट्रेन जहां पर चलती है तो वो भी काफी जो उसमें डेवलपमेंट्स हुई है, क्योंकि जब पहले ट्रेन सर्विस यहाँ पर लॉन्च की गई तो पहले लोगों को भी पता नहीं था कि ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन पहले जो ट्रेन यहाँ पर आई तो ट्रायल भी यहाँ पर की गई तो स्पीड का मसला जो था वो कम रहता था। लेकिन और साथ साथ में अगर हम ये बात करेंगे कि डिस्टेंस जो स्टेशन के बीच में है वो काफी कम है, और स्टेशन बाय स्टेशन ट्रेन को रुकना पड़ता था। उस सिलसिले में अगर हम देखेंगे ट्रेन को काफी स्लो स्पीड में चलाया जाता था। बड़ी बात है, और लोगों के लिए न सिर्फ यहाँ पे सयाहती सकाफती बल्कि रूहानी ग़िज़ा भी फराहम होगी, और इससे यहाँ के तिजारत में काफी ज्यादा फरोग मिलेगा। शुक्रिया नूर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए। तो इस तरह की कोशिशें, इस तरह की काविशें यकीनन यहाँ के लोगों के लिए काफी ज्यादा सूदबंद साबित होंगे। उधर सिविल, मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे नौजवानों के लिए हंदवाड़ा की क्रिएटिव कॉर्नर लाइब्रेरी एक अहम असासा साबित होने जा रहा है, खजाना की तौर पे उनके लिए साबित हो रहा है। अपनी तरह की ये अनोखी पहल है। दीगर लाइब्रेरी की तरह यहाँ पे मुख्तलिफ मौजू की किताबें हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, जो कि लोगों को, तलबा को, तालिबात को यहाँ पे फराहम कराई जा रही हैं, और यहाँ पे बिना किसी खलल के वो आराम से अपने इम्तिहानात पर तवज्जो दे सकते हैं, उनकी तैयारियों पर तवज्जो दे सकते हैं। नौजवानों का कहना है कि क्लासरूम और घर के शोर शराबे से दूर यहाँ पे सुकून के साथ पढ़ने का उन्हें मौका मिलता है। तलबा तालिबात के बीच में लाइब्रेरी तेजी से मकबूल होती जा रही है। उनका कहना है कि बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से ये लाइब्रेरी मुकामी नौजवानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लाइब्रेरी में हर तरह की सुविधा मौजूद है। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कैबिन बनाए गए हैं, और इसके अलावा इंटरनेट सर्विस, कैफेटेरिया का भी इंतजाम किया गया है। और यहाँ जो ये लाइब्रेरी है, मैंने सभी लाइब्रेरी देखी है, लेकिन इससे बढ़िया मैंने कोई नहीं देखी है। तो इसमें अच्छी कंफर्टेबल जगह भी है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, और 24 आवर्स के लिए भी ये खुली है, और बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिस्टर्बेंस रहती है बहुत ज़्यादा घर पे, और इसलिए हम प्रेफर करते हैं यहीं पे लाइब्रेरी आना। तो मुझे लगता है लाइब्रेरी ज्वाइन करना मेरी एक मैसेज रहेगी। आई वुड लाइक टू गिव अ सिंसियर मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, जस्ट कम एंड ज्वाइन द CCL लाइब्रेरी हियर एट हंदवाड़ा। यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज हियर, सारी फैसिलिटीज मिलेगी आपको। लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ प्यूरीफायर लगा हुआ है, वाटर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 आवर्स में 7 ओपन रहती है लाइब्रेरी, कोई मसला नहीं। आप आइए यहाँ CCL ज्वाइन करिए। तो इस दौर में जब लोग मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में लगे रहते हैं, इन इलाकों में खास तौर पे बड़े पैमाने पर लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, किस तरह की लाइब्रेरी है, हमें इसके बारे में डिटेल करिए, और ये हमें बताइए कि किस तरीके से गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी आमिर, अगर बात करेंगे जो क्रिएटिव कॉर्नर लाइब्रेरी जो हंदवाड़ा में एस्टेब्लिश हुई कुछ महीनों पहले की, जो पहले लाइब्रेरी का रुझान था, वो अगर बात करेंगे वादी कश्मीर में उतना रुझान देखने को नहीं मिल रहा है जो बाहर जैसे लाइब्रेरी जैसे देखने को मिल रहा है कि स्टेट से बाहर। तो एक नया गेम चेंजर साबित हो रहा है कि खासकर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करेंगे, लाइब्रेरी वहाँ पे इनॉग्रेशन की जा रही है। लाइब्रेरी का मकसद है कि क्योंकि जब बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेना चाहते हैं, चाहे वो जेई मेंस हो या डॉक्टरी डिग्री हो या कोई IAS KS के लिए प्रिपरेशन करे, जब बच्चे घर में पढ़ता है तो कोई न कोई शोर शराबा, घर की
जो बार बार नॉक डोर करना या घर वालों का बुलाना, तो उसके लिए कई डिस्टर्बेंस बन सकता है। तो शोर शराबे में वो खुद को अपनी किताबों तक तवज्जो नहीं दे पा रहा है। तो इसके लिए कारण एक अच्छी खासी जो एक लाइब्रेरी वहाँ पे बनाई गई है, हर जगह पे लाइब्रेरी तैनात की गई है। हंदवारा, हम बात करेंगे क्रिएटिव कॉर्नर लाइब्रेरी की, जो मैन चौक हंदवारा से ही वाबस्ता है। एक ऐसा एस्पिरेंट है जो पहले खुद एक स्टूडेंट रहा था, उन्होंने कई एग्जाम्स क्वालिफाई किए, बाहर जाकर पाया, तो अब उसके दिमाग में आया कि मैं कुछ दूंगा सोसाइटी के लिए, कुछ नया यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा। तो उसने एक लाइब्रेरी क्रिएट की। लाइब्रेरी वहाँ पे उन्होंने एक एस्टेब्लिश की, जहाँ पे उन्होंने बच्चों के लिए वहाँ पे सिर्फ स्पेस प्रोवाइड की बच्चों को, जहाँ पे वो जगह मिल रही है बच्चों को, मौजूद जगह, जहाँ न कोई शोर शराबा न कुछ, वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड की। वहाँ पे केबिन बनाया अलग अलग, जब भी बच्चा कोई वहाँ से आता है तो वहाँ पे अपना जो टाइम गुजारता है कि किताबों की तरफ या इंटरनेट की तरफ। अगर देखी जाएंगे तो जो आज का जो इंटरनेट का दौर का जमाना चल रहा है, हर तरफ शोर शराबा, हर एक पीछे किसी की दौड़ के पीछे लगे हुए। लेकिन उसको थोड़ा हट के अगर हम बात करेंगे लाइब्रेरी का, क्योंकि लाइब्रेरी जब इंसान बच्चे लाइब्रेरी में दाखिल हो जाता था तो शांति माहौल को मिल रहा है। तो इस वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फैसिलिटी लगे हैं, वहाँ उनके लिए वाटर पानी का इंतजाम रखा है, कि वहाँ पे गर्मी का इंतजाम रखा है, सब कुछ इंतजाम रखा है, ताकि एक बच्चे को महसूस हो रहा है कि मैं कहीं आ रहा हूँ और अपनी जो टाइम मुझे किताबों से देना पड़ता है वो मैं खुद किताबों को दूंगा, ताकि जो मेरा मकसद है जिंदगी का, उसको मैं पूरा हासिल कर सकूं। जी हाँ, बिल्कुल। एजाज, ये भी समझेंगे आपसे, जिस तरीके की सर्विस शुरू हो रही है कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, इसके आसपास कितनी लाइब्रेरियां होंगी ऐसी जो बच्चों को तमाम तर खिदमात या सर्विसेज फराहम कर रही? जी आमिर, अगर याद होगा हमने पहले स्टोरी चलाई, जो कुपवाड़ा की एक ऐसी लड़की थी जिसने पहले ही यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन करना, रहमत लाइब्रेरी के नाम से। तो जब मनोज सिन्हा ने अपनी मन की बात में भी उसका जिक्र किया कि कुपवाड़ा की एक लड़की ने लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया, वहाँ पे उन्होंने लगभग वहाँ पे बच्चों को स्पेस दे रही है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एक नौजवान लड़की वहाँ ने पहले कदम उठाया कि लाइब्रेरी का वहाँ पे कायम करना, तो उसके बाद भी दोस्तों के माइंड में आया। तो लगभग अगर बात करेंगे ना, ये बड़ी कोशिश नौजवानों की तरफ से, नौजवानों के लिए, और यकीनन ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इस तरह की लाइब्रेरी से बदलते इस डिजिटलाइज जमाने में नया माहौल मिलेगा, बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, किताबों से जुड़ाव महसूस होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारियां आसान होंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एजाज, और तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। तो लाइब्रेरी एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर बनती जा रही है और इससे नौजवानों की नशोनुमा में उनके मुस्तकबिल की तैयारियों के हवाले से काफी ज्यादा सूदमंद साबित होने जा रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ खास चीजों की जिसके बारे में हम सभी को जानना जरूरी है। एक ऐसी खबर जो लद्दाख की अब पहचान ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लद्दाख को पहचान दिला रहा है। लद्दाख में आज से 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले मरहले का आगाज हुआ। वजीर खेल मनसुख मांडविया के न आने की वजह से एलजी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने, एलजी लद्दाख की बात कर रहा हूं, जिसने रंगारंग तकरीब, रंगारंग प्रोग्राम के दौरान इसका इफ्तिताह किया। बता दें कि तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक पहले इन खेलों का इफ्तिताह वजीर खेल को करना था, लेकिन मौसम खराब होने के सबब नहीं आ सके। एलजी ने लेके एनडीएस स्टेडियम में इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, सिविल और पुलिस इंतजामिया के अलावा खेल महकमों के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुकामी खेल शायकीन ने विंटर गेम्स को लेकर के जोश व खरोश दिखाया। ओपनिंग सेरेमनी में बड़ी तादाद में खेल शायकीन और स्कूलों के तलबा और तालिबात शरीक हुए। 27 जनवरी तक चलने वाले इस खेलों में मुख्तलिफ सूबों की यूटी के इदारों की अलग अलग डिपार्टमेंट की कुल 19 टीमें, करीब 428 एथलीट हिस्सा लेंगे। खेलों के लिए हिमाचल प्रदेश ने 78 एथलीट और स्पोर्ट्स स्टाफ का सबसे बड़ा दस्ता भेजा है, वहीं उत्तराखंड ने सिर्फ एक खिलाड़ी को भेजा है। फर्स्ट राउंड में सिर्फ आइस हॉकी, आइस स्केटिंग के मुकाबले होंगे। स्केटिंग के मुकाबले दोरजे स्टॉपडन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गिग्स योंड में, जबकि आइस हॉकी के मुकाबले एनडीएस कॉम्प्लेक्स और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर में खेले जाएंगे। ये दूसरा मौका है जब लद्दाख को विंटर गेम्स की मेजबानी का मौका मिला है। विंटर गेम्स 2025 का दूसरा राउंड 22 से 25 फरवरी के दरमियान जम्मू कश्मीर में खेला जाएगा। बता दें कि चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के महाराष्ट्र को स्केटिंग में सबसे ज्यादा 20 मेडल मिले थे, जबकि मेजबान लद्दाख 13 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। आइस हॉकी में आर्मी और आईटीबीपी का दबदबा भी देखने को मिला। 24 घंटे में काम करता हूँ। जब मैं सो रहा हूँ उसी वक्त शायद हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि लद्दाख का डेवलपमेंट, लद्दाख का डेवलपमेंट, लद्दाख का डेवलपमेंट, ये घूमता रहता है।
अब बात विंटर गेम्स के साथ ही खेलो इंडिया मुहिम की शुरुआत की। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले दिन मेजबान लद्दाख, आईटीबीपी और आर्मी ने आइस हॉकी के मुकाबले में जीत हासिल की और अपनी मुहिम का आगाज किया। पहले मैच में आईटीबीपी ने एक तरफा मुकाबला महाराष्ट्र को 24-0, जबकि आर्मी ने हरियाणा को 13-0 से शिकस्त दे दी। वहीं मेजबान लद्दाख ने राजस्थान को हरा दिया। पांचवें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भी आर्मी, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच सख्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। 2024 के चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आर्मी ने 10 गोल्ड मेडल जीतकर पहला मुकाम हासिल किया था। कर्नाटका को 9 जबकि महाराष्ट्र को 7 गोल्ड मेडल मिले थे। कर्नाटका और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लद्दाख में खेले गए स्केटिंग मुकाबले में मिले थे। ओवरऑल मेडल टैली में महाराष्ट्र को 22 जबकि आर्मी को 21 मेडल मिले थे। ज्यादा गोल्ड जीतने के सबब कर्नाटका ने महाराष्ट्र और हिमाचल को पीछे छोड़ते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया। 2024 में होम ग्राउंड पर मेजबान लद्दाख ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किए। 2 गोल्ड के साथ कुल 15 मेडल जीते, जबकि जम्मू कश्मीर ने 1 गोल्ड के साथ कुल 11 पदक जीते। अब देखना है कि 2025 में मेजबान टीम क्या कारनामा अंजाम देती है। तो सीधा रुख करेंगे करगिल का नुमाइंदे फिरोज हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लद्दाख की ये पहचान अब इंटरनेशनली लद्दाख को एक नया पहचान और नया मुकाम दिला पाएगा। फिरोज, आपसे सामने क्या कुछ चल रहा है विंटर गेम्स खेलो इंडिया के हवाले से? देखिए आमिर, इस वक्त अगर हम लेह लद्दाख की बात करें तो ये लद्दाख की अगर हम बात करें तो ये दूसरा मौका है कि जहां पे खेलो इंडिया जो है फिर से एक बार लद्दाख के अंदर चल रहा है, जिसमें 2 मुख्तलिफ गेमें जो है वो खासतौर पे लेह लद्दाख के अलग अलग लोकेशंस पे जो है वो खेली जाएंगी, जो 23 से लेकर 27 तक चलेंगी, जिसमें 428 एथलीट हैं, जिसमें से 12 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरेटरीज से जो एथलीट्स हैं वो स्पेशली खासतौर पे इस वक्त लेह लद्दाख जो है वो पहुंच चुके हैं और जिसका इस्तेमाल हमने देखा कि काफी बड़े अच्छे अंदाज में किया गया था एयरपोर्ट में। और उसके बाद जिस तरीके से आज ओपनिंग सेरेमनी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि कल तक ये कंफर्म था कि वहां पे जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो वहां पे आएंगे, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो वहां पे नहीं पहुंच पाए। उसके बाद हमने देखा कि जो एलजी लद्दाख हैं बीडी मिश्रा, उन्होंने जो अपने हाथों से इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर हमने देखा कि जिस तरीके से दोनों जिलों के जो सीसीज हैं, चाहे टशी ग्यालसन की बात करें या डॉक्टर जाफर अखून की बात करें, और उनके हमरा हमने देखा कि एमपी लद्दाख भी वहां पे मौजूद थे और यूनियन टेरेटरीज की तरफ से अलग अलग जो यूनियन टेरेटरीज है उनके ऑफिशियल्स भी वहां पे मौजूद थे। और जिस तरीके से इस खेलो इंडिया गेम को लेकर जिस तरीके से दूसरी बार ये मौका मिला है यहाँ पे लद्दाख के अंदर, और जो अलग अलग स्टेडियम्स में खेले जा रहे हैं, जिसमें 19 टीमें जो हैं इस बार यहाँ पे भाग ले रही हैं, पार्टिसिपेट। बिल्कुल, कर्नाटका और महाराष्ट्र के ऊपर सबकी नजर है। फिरोज, आपसे समझेंगे कि इस मर्तबा लद्दाख से क्या उम्मीदें की जा सकती है और 2024 का जो रिकॉर्ड था, क्या उम्मीद की जा रही है कि जो बाहर की टीमें आई थी लद्दाख में इस मर्तबा फिर से इतिहास रचेंगी और लद्दाख भी अपना कारनामा दोहरा पाएगा? देखिए आमिर, जिस तरीके से अगर जो बाहर के टीमों की अगर हम बात करें या यहाँ की टीमों की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे लद्दाख से। लद्दाख के जो आइस हॉकी प्लेयर्स हैं वो काफी वक्त से इन चीजों के साथ जुड़े हैं या उनको कोचिंग वगैरह जो है वो काफी अच्छी खासी यहाँ पे होती है। और जिस तरीके से यहाँ पे चंगथंग एरिया की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे सितंबर के महीने में ही बर्फ जमना शुरू होती है, तो जहाँ पे हमारे जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं जो स्पेशली स्केट वगैरह या आइस हॉकी वगैरह खेलते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन वहां से शुरू होती है लगभग 4 महीना पहले ही जब विंटर गेम्स यहाँ पे शुरू होते हैं। तो वहीं अगर हम दूसरे एथलीट्स की बात करें जो खास तौर पे यहाँ पे इस वक्त फिर से एक बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए, तो काफी डिफरेंट और काफी अलग तजुर्बा जो है उनका रहेगा, क्योंकि वो आइस वगैरह में प्रैक्टिस नहीं उनको इतना करने का मौका मिलता है वहां पे। और जिस तरीके से हम अगर बाहर की बात करें, जो बाहर से जो अलग अलग स्टेट से जो एथलीट्स आए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थान से भी जो एथलीट्स हैं या चंडीगढ़ से एथलीट्स हैं या बाहर बाकी इलाकों से जो एथलीट्स आए हैं, उनको काफी अलग तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और फिर भी ये हम कह सकते हैं कि ये काबिल तारीफ बात है कि बाहर से जो एथलीट्स है खासतौर पे आइस में खेलने के लिए, आइस स्केटिंग की बात करें, आइस हॉकी जैसे गेम्स खेलने के लिए स्पेशली लद्दाख का रुख कर रहे हैं। और विंटर गेम्स को लेकर जिस तरीके से 428 से ज्यादा जो एथलीट्स है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। और पिछली बार जिस तरीके से हमने देखा था कि जो आईटीबीपी है वो यहाँ पे
विनर अप रही थी। जिस तरीके से यहाँ पे चैंपियनशिप खेलो इंडिया के चले थे, खासतौर पर आइस हॉकी के हवाले से बात की जाए तो इस बार भी अगर हम कह सकते हैं कि जो टीमें हैं यहाँ पे, चाहे आर्मी की टीम की बात करें, लद्दाख स्काउट टीम की बात करें या आईटीबीपी टीम की बात करें, यहाँ पे वो टीमें अक्सर जो है अलग अलग जो चैंपियनशिप्स यहाँ पे होती हैं, खासतौर पे जिस तरीके से हालिया दिनों में हमने देखा था कि यहाँ पे जो एलजी कप हुआ जिसमें लद्दाख स्काउट की बिल्कुल, तो ये समझ सकते हैं फिरोज, जिस तरीके से हमने सिचुएशन देखी थी यकीनन उससे बढ़ के होगा। सवाल ये कि पिछली बार कुछ कमियां रह गई थी, क्या इस बार तो वो कमियां दूर कर ली गई हैं ग्राउंड के हवाले से? देखिए मेरे ग्राउंड में पहले बहुत सारी कमियां थी। जिस तरीके से हम जो स्कोर बोर्ड के हवाले से बात करें या डिजिटल बोर्ड वगैरह जो थे वो यहाँ पे नहीं थे, और साइड में जो बोर्डिंग वगैरह यहाँ पे लगाई गई है या ग्राउंड का साइज की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें जो है इस बार जो है वो इम्प्रूव किया जा चुका है यहाँ पे। और पर्सनली